बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और आज हम मौजूद है बक्कर सिटी में। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो तालीम से भी वाबस्ता हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। और ये ऐसी शख्सियत है जो माशरे में एक पॉजिटिव रोल किरदार अदा कर रहे हैं। जी हाँ सर, प्रोफेसर खिजर हयात चीना साहब, जो कि फोकल पर्सन है थल यूनिवर्सिटी बक्खर के और इसके साथ साथ अल खिदमत फाउंडेशन बक्खर के सदर हैं। आइए इनसे हम तालीम और सोशल वर्क के मुतालिक सवालात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। सर, आज हम आपसे चंद एक सवाल करेंगे। हमारा हमेशा से कोशिश रहा है कि हम माशरे के जो पॉजिटिव पहलू हैं उनको हाईलाइट करें। आप जो बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें अपना ये जो आप सिस्टम कर रहे हैं इसके मुतालिक भरपूर रहनुमाई फरमाएं हमारी और हमारे नाज़रीन की। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि आपने तालीम कहाँ से शुरू की थी, कहाँ से आगाज़ किया था अपनी तालीमी सिलसिले का, और अपने तालीमी दौरानिए के बारे में हमें बता दें थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। मैंने इब्तदाई तालीम बक्कर से हासिल की और जो बी ए तक जो है मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बक्कर से बी ए ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने एम एस सी जो है वो इंटरनेशनल इस्लामिक इस्लामाबाद से की। और बाद में एच सी के थ्रू फेलोशिप हुआ। मैं बहुत दिन तक मुल्तान से मेरी PhD है। और इसी दौरान मेरे एच सी के फेलोशिप के तहत मुझे UK की एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी पढ़ने का मौका मिला। और सर, आपका जब आप दौरान तालीम था थे तो आपका मकसद ज़िंदगी का यही था कि आप प्रोफेसर बनेंगे और सोशल वर्क करेंगे। इन चीज़ों का जज्बा कहाँ से पैदा हुआ आपको? बिल्कुल जी, मेरे वालिद साहब जो प्रोफेसर हैं और वो मेरी आइडियल शख्सियत हैं। और मैंने उन्हीं को देखते हुए मैंने पहले दिन से ये फैसला किया था कि मैं तालीम का शोबा अख्तियार करूँगा और उस पैगम्बरी का जो पेशा है उसको आगे लेके चलूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा इस एजाज़ से नवाजा और कि मैं अपने ही ज़िला के अंदर जो है जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर तालीमी सरगर्मियों से वाबस्ता हूँ। सर, आप ये बताएं कि आजकल के तालीमी निज़ाम में कौन सी खराबियाँ और आजकल के तालीमी निज़ाम को हम एक मजबूत निज़ाम कैसे बना सकते हैं कि ताकि हमारे बच्चे तालीम से निकले तो माशरे के इफेक्टिव पर्सन बने, ना कि बड़े ओहदों पर पहुँच के करप्शन बदनवानी जैसे काम करें। आज का जो तालीमी निज़ाम है उसमें एक बुनियादी खामी जो ये है कि देखिए, जब से ये गूगल और ये जो इंटरनेट आया है उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है। और अब आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है, लेकिन उसमें एक चीज़ की बड़ी खामी है कि वो इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ गया है। अब वो हर चीज़ पे असिस्ट करता है। बस मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि आज मुझे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़े तो 16 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मुझे तो 1 मिनट में 1 सेकंड में मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन आज का बच्चा जो 1 क्लास या 2 क्लास का बच्चा है वो ही इज़ नॉट एबल टू सॉल्व इट। वो आज अभी वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता है। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है। क्रिएटिव राइटिंग खत्म हो गई है। आज का बच्चा जो है एक सिंपल एप्लीकेशन किसी भी ज़बान में, इंग्लिश क्या उर्दू के अंदर भी वो अपनी एप्लीकेशन लिखने का नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि डिग्रियों की तो बहुतायत हो गई है, लेकिन जो असल चीज़ है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी हो उसका काम हो चुका है। ये बहुत बड़ा ये इसे अलविया से कम ये सोचा नहीं। सर, क्रिएटिविटी बिल्ड करने के लिए क्या एज अ प्रोफेसर आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? देखिए, ये ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए तो उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा की जाए। ये ग्रास रूट लेवल से हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं उनको ये चाहिए कि जो आगाज़ के छोटे बच्चे हैं, प्ले ग्रुप से लेके 5th क्लास तक जो बच्चा है, असल इंसान की जो बुनियाद है वो वही बन जाती है। आप 5th क्लास ऊपर जाते हो उसको पॉलिश कर सकते हैं, उसके अंदर तब्दीली ज़्यादा मुमकिन नहीं है। तो जो छोटा बच्चा है उसके अंदर दूसरी बात, एक बहुत बड़ा इशू है कि जो सेल फोन आया है, इस सेल फोन ने बच्चों से किताब छीन ली है। बच्चा जब किताब नहीं पढ़ेगा तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आना मुमकिन ही नहीं है। तो हमें ये चाहिए कि हमें बच्चों को किताब पीने की तरफ लगाएं, बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ दें। ये पॉसिबल नहीं है कि आप उन्हें बड़े बड़े नॉवेल्स दें, उनको 4 पेज की 6 पेजेस की 8 पेज की उन्हें कहानियों की बुक्स दें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके अंदर एक जज्बा पैदा होगा, वो इंशाल्लाह वो लिखने का काबिल हो जाएगा, पढ़ने का काबिल हो जाएगा। सर, चौका आप भी हायर एजुकेशन सिस्टम से मुतल्लिक बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ख़ुसूसन बक्खर में बच्चों को BS नहीं कराना चाहते, हायर एजुकेशन की तरफ नहीं लेके जाते, यही कि कारोबार की तरफ जाएँ या असामियाँ नहीं है, वैकेंसीज नहीं है। तो इस सिस्टम कैसे हमारा बच्चा आगे निकल सकता है, वो किस तरह अपने मकसद को अटेन कर सकता है? अगर जॉब ना भी मिले उसमें कैसे इतनी इफेक्टिविटी हो, उसमें एक करंट सा हो कि वो अपना कैरियर बिल्ड अप करे? बेसिकली बक्खर एक प्राइवेट इलाका है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, और जब इंडस्ट्री नहीं होगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है कम होगी। अब उसको काबू करने के लिए बच्चों को जो रास्ता था वो तालीम हासिल करें, वो BS करें, और BS करने के बाद वो जॉब्स में चले जाएँ। तो जॉब्स एक अल्टरनेट जरिया है कि वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए वो जॉब्स करें और उन जॉब्स के जरिए जो है वो अपनी लाइवलीहुड को कमाएँ। लेकिन अलविया ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है। लोगों के पास, लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं वो पढ़ लिख के जॉब्स हासिल करेंगे और जॉब्स के बाद जो है वो मुल्क कौम की खिदमत करेंगे। और जब उनको आगे कोई इंसेंटिव नजर ही नहीं आता, तो आप देखिए अभी कुछ अर्से के बाद, मैं एक अजीब बात आज करने लगा हूँ कि कुछ अर्से के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन हासिल करने वालों की तादाद जो जब तक ऊपर बढ़ी थी वो वैसे ही पीछे आ जाएगी, वो डाउनफॉल आ जाएगा। क्योंकि आप लोग देखें कि आप देखते हैं कि लोग इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। वो मैट्रिक पास बच्चा भी उससे पैसे
कमा लेता है, जितना BS पास करता है, तो लोग कहते हैं कि हम क्यों इन्वेस्ट करें इसके अंदर, एजुकेशन के अंदर क्यों इन्वेस्ट करें, हम बच्चे में 4-5 लाख क्यों खर्च करें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों के लिए एक ऐसी 2 किस्म का फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का। पहली ये है कि उनको तालीम सस्ती दी जाए, और दूसरा ये है कि वो तालीम जो बाद में उनको रोजगार में मामल समझ सके। जैसे अल-खिदमत फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है बनोकाबिल, बच्चों को स्किल्स, हमारे पास स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी तो फिर बच्चे तालीम यहाँ से करेंगे और उनको कॉम्प्लेक्स सरवाइव करेंगे। जी सर, और आप चौका अल-खिदमत फाउंडेशन बक्कर के सदर हैं, तो इस हवाले से भी हम एक तो आपको खराज अकीदत पेश करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे कि आप इतना अच्छा वर्क करें। हमें इसके बारे में बताया कि ये कब ये बक्कर से आपने सिलसिला शुरू किया था, और ये इसके बारे में हमें अभी रहनुमाई करवाएं। अल-खिदमत फाउंडेशन वैसे तो 35 ईयर्स से पाकिस्तान में काम कर रही है, और बक्कर में पिछले 20 साल से अल-खिदमत इफेक्टिव है। और 2010 का जो सैलाब आया था उसके अंदर, और जो 2005 का ज़ल्ज़ला आया था, ये 2 डिजास्टर ऐसे थे जहाँ से अल-खिदमत को बक्कर में जो है वो परवान चलने का मौका मिला, और लोगों से बहुत बड़ी तादाद में और बहुत बड़ी मिकदार में हमने यहाँ से डोनेशन इकट्ठी की और वो जो डिजास्टर के इलाके थे वहाँ तक पहुँचाई। मसलन मुझे याद है कि जो 2010 का जो सैलाब था उसमें अल-खिदमत फाउंडेशन बक्कर ने 10 करोड़ रुपए की इमदाद की थी। एक बहुत बड़ा फिगर था, और लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने बक्कर के अंदर जो है 10 करोड़ की इमदाद की। 100 के करीब छोटे छोटे हमने मकानात यहाँ पे बनाए, 7 के करीब वहाँ मसाजिद बनाई, लोगों को शेल्टर दिए, खेमे दिए, लोगों तक खाना पहुँचाया गया, 10,000 लोगों तक हमने खाना पहुँचाया। तो वहाँ से ये जो है एक सिलसिला चल निकला। सनाउल्लाह अवान मरहूम जो है ये पहले सदर थे यहाँ के अल-खिदमत के, अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आज उन्हीं का चलाया हुआ जो लगाया हुआ जो पौधा है बक्कर में इतना बड़ा दरख्त बन चुका है। माशाल्लाह सर। सर ये बताया कि ये जो फाउंडेशन माशाल्लाह काफ़ी काम कर रही है बक्कर में, क्या आपको नहीं लगता कि फाउंडेशन का एक मकसद होना चाहिए कि लोगों को बावकार कारोबार की तरफ ले जाएं? इस मुतालिक हमें बताया कि अल-खिदमत फाउंडेशन के इस बारे में। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि असल में हम कब तक इस कौम को भीख पे लगाए रखेंगे, कब तक हम इनको राशन देते रहेंगे, कब तक हम इनको ईद के कपड़े देते रहेंगे। बेसिकली बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि इन लोगों को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। तो अल-खिदमत ने का एक प्लान है जिसमें जिसको हम मुलाकात का हमें नाम दिया है। हम इनको छोटे कर्जे दे रहे हैं, इस वक्त तक 20 के करीब जो है हमने कर्जे जारी किए हैं। 50,000 रुपए के छोटे छोटे लोगों को हमने कर्जे दिए हैं, और वो उससे अपना रोजगार का काम भी चलाते हैं, और अपनी जो माहाना किस्त है वो भी वापस कर रहे हैं, और वो एक 22 रोजगार कमा रहे हैं। और हमारा अल-खिदमत का बिल्कुल प्लान मौजूद है कि इंशाल्लाह हम इसको बहुत बड़ी तादाद तक हम लोगों को लेके जाएंगे। और इस साल हमारी कोशिश ख्वाहिश ये है कि हम 100 लोगों को बिजनेस करा दें, और हमको बिजनेस चलाना भी सिखाते हैं। बिजनेस मॉडल है हमारे पास 40 के करीब छोटे छोटे ऐसे मॉडल्स हैं कि जिसमें 50,000 रुपये लगा के एक पर 30 से 40,000 रुपये माना कमा सकता है 22 करोड़। सर ये जो अल-खिदमत फाउंडेशन है, ये बताएं कि इस मुस्तकबिल में क्या अपने मकासद रखती है कि किस तरह लोगों को ये मजीद बेहतर करके, पहले माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम करिए, मजीद क्या इसके आपके टारगेट्स हैं नेक्स्ट 3-4 ईयर में? हाँ, बक्कर के अंदर हमारे पास एक साहब हमें मिले हैं, उन्होंने हमें जगह देने का ऐलान किया है, वो है आगोश, यतीम बच्चों की रिहाइश का। तो हम इंशाल्लाह इस साल 2-3 साल के अंदर कुछ कोशिश करेंगे कि बक्कर के अंदर आगोश कायम किया जाए। अल-खिदमत का एक प्रोग्राम है यतीम बच्चों की कफालत, अल-खिदमत ऑर्फन केयर प्रोग्राम, जिसमें हमारे पास 145 यतीम बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम माहाना 5500 रुपये देते हैं। 5500 रुपये उनको माहाना देते हैं, वो अपनी वालदा के साथ रहते हैं। उनकी माहाना हम एक नशिस्त करते हैं ट्रैक्टर बिल्डिंग के हवाले से, उनको बाकायदा लेक्चर्स देते हैं, और उनकी बाकायदा तालीम का पूरा हम ख्याल रखते हैं। तो लेकिन अब ये है कि हमारी ख्वाहिश ये है कि हम एक ऐसा रिहायशी इदारा बनाएं जहाँ पे हम उन बच्चों को रख सकें, और हमारी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह की तालीम मेरे बच्चे हासिल करते हैं वो यतीम बच्चे भी वैसी तालीम हासिल करें। माशाल्लाह। सर ये बताएं कि बक्कर में तकरीबन कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं, इस हवाले से आपकी जो अल-खिदमत फाउंडेशन है उसको मजीद आगे बढ़ाने में कितने आपके? मैं सोचता हूँ कि मैं बक्कर के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि हमने जब भी कोई अपील की ये लोग बढ़ चढ़ के आए। इस बार अल-खिदमत फाउंडेशन बक्कर की यानत और जो फ़लस्तीन के हवाले से 50 लाख रुपये से ज़्यादा की इमदाद जो है इस रमज़ान में लोगों ने की है, और ये अल-खिदमत के लोगों का ट्रस्ट है। अब वो हमें फ़ोन करते हैं कि अल-खिदमत है, जिस अल-खिदमत है अपना अकाउंट नंबर भेजिए, हम लोगों को जानते नहीं है। कल पिछले वीक एक खातून जो है वो एक सोने की अंगूठी यहाँ देख गई, और वो कुछ ज़ाहिरी तौर पर कुछ बहुत फाइनेंशियली अमीर खातून भी लग रही थी, कोई मुनासिब मुतवस्सित खातून थी। तो मैंने कहा बीबी अपना नाम तो बता दीजिए, उसने कहा नहीं मुझे नाम की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह के नाम में देखे जाना। माशाल्लाह, लोगों का ट्रस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हम पे, और अल्लाह ताला से हमें मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें लोगों के इस एतमाद पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको मजीद कार खैर की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह आपका बहुत ही बेहतरीन वर्क है बक्कर में, अल्लाह ताला आप मंजूर कबूल फरमाए, और बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। इसी तरह काम करते रहिए, यकीनन आपकी जो यादें हैं वो लोगों के दिलों में घर करती जाएंगी, और इसका अजर आपको यहाँ भी मिलेगा और आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।